तो कैसे हो दोस्तों। बैंकिंग कीड़ा में आप सबका स्वागत है। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है, आज हम थोड़ा आरबीआई के बारे जानेंगे। क्या कैसे स्टेबलाइज हुआ, कैसे कैसे इसका एक्ट बना, और जो मेन चीज़ है वो है सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। ये कहाँ से आया, किसने इसका रिकमेंडेशन दिया, ये सब हम जानेंगे। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, एग्ज़ाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों है? बिकॉज़ अभी अभी का न्यूज़ है, ये ताज़ा ताज़ा न्यूज़ है। जो 99,122 का सरप्लस जो सेंटर को पास किया गया है अभी आरबीआई के द्वारा। कितना? 99,122 का। ठीक है। इतना करोड़ का सरप्लस इस बार आया है। तो क्यों आया, ये कैसे आया, सारा चीज़ का हम डिटेल्ड में अभी करेंगे। तो सबसे पहले चलो यार जल्दी से आरबीआई के बारे शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आरबीआई के बारे हम लोग कुछ जाने, है ना। सो आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई कब आया, आरबीआई किसके रिकमेंडेशन से आया, या तो हम ये भी जानेंगे कि कौन सा कमीशन इसको लाया। ठीक है। तो 1926 में रॉयल कमीशन एक थी, रॉयल कमीशन थी। तो उसी के रिकमेंडेशन से ये आया था आरबीआई। ठीक है। 1926 की बात है ये। तो इसको हम क्या नाम से जानते हैं? मेन जो सभी को याद है, सभी बैंकर्स को याद है, ये हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है। तो ये है मेन नाम। तो इसको याद रखना ऑलवेज। कोई भी पूछ सकता है, किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है इसका? 1 अप्रैल 1935 को इसका फाउंडेशन डे है आरबीआई का, अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखना ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, मैं कह रहा हूँ ऑलवेज। ठीक है। तो इसको याद रखना। तो सबसे पहले हम बात करें इसका जो थॉट प्रोसेस है आरबीआई का, वो किसने दिया था। तो थॉट प्रोसेस हम लोगों के वे महान एक नेता हुए, कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर साहब। उन्हीं का ये विचार था, उन्हीं का ये पिक्चर था, ये गाइडलाइंस था, उन्हीं के द्वारा गाइडलाइंस दिया हुआ था जितने भी। तो जब ये बन रहा था ना, जो रॉयल कमीशन थे, ठीक है, तो उनके हाथ में इन्हीं का बुक था, अंबेडकर जी का ही बुक था। और उस बुक का क्या नाम था? सभी के हाथ में यही बुक पकड़ा हुआ था, क्योंकि इन्हीं के गाइडलाइन से ये सारा कुछ जो रिकमेंडेशन हुआ था, बनाया गया था, सारा इसी के मतलब बुक में लिखा हुआ था। तो उन्हीं के अनुसार वे काम किए। ठीक है। तो बुक का क्या नाम था? बुक का नाम था, बहुत इम्पोर्टेंट है, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। ठीक है। इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो ये था बुक का नाम। ठीक है। तो इसी को देखते हुए सारा कुछ जितना भी हुआ, जो हिल्टन यंग कमीशन थे, सारा कुछ इन्हीं के बुक के अनुसार किया गया। तो अभी तो पता ही है आरबीआई कौन है, क्या है, सबको पता है। तो आरबीआई सबसे पहले बना कब बना? तो ये क्वेश्चन आता है। आरबीआई बना, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, 1 अप्रैल 1935 को इसका फाउंडेशन डे है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट। और इसका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नेशनलाइज कब हुआ। ठीक है। तो ये 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है। ठीक है। इसका नेशनलाइजेशन हुआ। तो अब ये भी जान ही लो कि इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ था। अभी तो सबको पता है मुंबई है, पहले कहाँ था इसका? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है।
हेडक्वार्टर था पहले कोलकाता में इसका, और आ, उसके बाद मुंबई शिफ्ट किया गया। कितना, कब किया गया मुंबई शिफ्ट? 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट करा गया, मुंबई शिफ्ट करा गया। अब से वो यहीं पे है। तो इसके अब ये भी जान लो कि इसके पहले गवर्नर कौन थे। इसके पहले जो गवर्नर थे वो थे मतलब सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, सर ओसबोर्न स्मिथ, यही थे पहले गवर्नर। तो अभी पता है ना सबको कौन है, शक्तिकांता दास हैं, ठीक है। तो अभी अभी न्यूज़ में कैसे है, तो ये जल्दी से हम लोग जानेंगे अभी न्यूज़ में कैसे है। एक्चुअली एक सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है आरबीआई का, जो कि क्या, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, ये सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ना। तो ये पॉलिसी किस कमेटी के द्वारा बनाया गया है, तो मैं बता दूं, ये पॉलिसी जो है बिमल जलान कमेटी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। कमेटी का नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही अभी का एक्ट है, अभी अभी आप सभी ने न्यूज़ में देखा ही होगा। तो वो है आपका बिमल जलान कमेटी, ठीक है, कमेटी, बिमल जलाल कमेटी, ठीक है, जलान जलान एन है, ठीक है, बिमल जलान कमेटी, तो ये बात है, बिमल जलान कमेटी, ठीक है। तो इसको किसने बनाया, बिमल जलान कमेटी को? इसको बनाया आरबीआई ने ही। आरबीआई ने किसके साथ मिलकर बनाया? आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके इसको बनाया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 और सेक्शन 47 आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट 1934 तो है, और 1935 में इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ आरबीआई का, सबको पता है, ठीक है, अभी अभी बताया। तो अब एक और चीज़ कॉन्सेप्ट जान लो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्टिंजेंट रिस्क बफर। क्या है? CRB, मतलब कॉन्टिंजेंट रिस्क बफर, ठीक है। कॉन्टिंजेंट मतलब सबको पता है ना, कॉन्टिंजेंट मतलब जो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है उसको कॉन्टिंजेंट बोलते हैं। तो कॉन्टिंजेंट रिस्क बफर, तो इसको भी जान ही लो, कॉन्टिंजेंट रिस्क बफर क्या होता है। तो इसमें क्या है, ये एक रिस्क प्रोविज़न है, ठीक है। क्या है? एक रिस्क प्रोविज़न है, रिस्क प्रोविज़न। रिस्क प्रोविज़न क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ जो भी मॉनिटरी से रिलेटेड जो भी रिस्क होगा, कभी भी मान लो पैसा ख़त्म हो गया, मॉनिटरी से रिस्क। फिजिकल, मान लो टैक्स उसमें कमी आ गया, ठीक है, स्टेबल नहीं रहा तो स्टेबिलिटी। क्रेडिट में कभी कमी आ गया, ठीक है, या तो ऑपरेशन, जो भी हम लोग का ऑपरेशन होता है, इतना बड़ा देश है, ऑपरेशन करता है, इन सब के रिस्क को कम करने के लिए, क्या करने के लिए? कम करने के लिए इसको लाया गया। इसका है नाम क्या है? कॉन्टिंजेंट रिस्क बफर। इसमें क्या होता है कि आरबीआई कुछ पैसा, ठीक है, आरबीआई कुछ पैसा अपना जितना भी कैपिटल है उसका कुछ परसेंट अलग से रखता है, और ये जमा करते रहता है हर साल, ताकि कोई भी इस टाइप का कोई भी रिस्क आए तो वो मतलब मिटिगेट हो सके, ठीक है। जैसे कि अभी जो है मेंटेन करना रहता है आरबीआई को कितना, अभी है 5.5%, ठीक है, कैपिटल का 5.5% इसमें चला जाता है सीआरबी में, ठीक है, सीआरबी में चला जाता है। तो मैंने बताया आपको जैसे कि मॉनिटरी में, फिस्कल में, क्रेडिट में, ऑपरेशनल रिस्क जो भी है, तो ये चार में बेसिकली क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। अब मेंटेन तो पता चल गया 5.5, ये रेंज में डिफ़र करता है, 5.5 to 6.5% तक का रेंज होता है इसका, इतना मतलब करना ही है, मिनिमम 5.5 है। तो अभी की बात करते हैं, अगर हम आरबीआई की, आप सोच रहे होंगे आरबीआई का अर्निंग कैसे आता है भाई साहब, हैं, आरबीआई का अर्निंग कैसे आता है इतना सारा? तो आरबीआई का अर्निंग आता है फॉरेन करेंसी एसेट से, ठीक है। आरबीआई का जो भी अर्निंग आता है ना, जो भी अर्निंग आता है आरबीआई का,
आरबीआई का अर्निंग कहाँ से आता है, ठीक है। पहला तो है आपका फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी एसेट जो भी रिटर्न जो भी करता है उसके लिए, जहाँ से बॉन्ड्स हुआ, ट्रेजरी बिल्स हुआ, ये सब से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट को भी लोन देती है, इधर उधर से इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब से आ जाता है अर्निंग आरबीआई का। अब बात करते हैं अभी का जो न्यूज़ है। अभी का क्या न्यूज़ है? अभी का न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने डिसाइड किया है ट्रांसफ़र करने के लिए कितना करोड़, 99,122 करोड़ सेंटर को। सरप्लस है ये, ठीक है, सरप्लस है जो कि सेंटर को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। सेंटर को ट्रांसफ़र किया जाता है। सेंटर को ट्रांसफ़र इसलिए किया जाता है कि कुछ भी जैसे कोविड-19 अभी आया तो उसको मिटिगेशन में हेल्प करता है ये सब पैसा, तो ये सब पैसा लगाया जाता है, ठीक है। और पिछले बारी ये कितना था? पिछले बारी ये था 53,511 करोड़। इससे इतना हो गया, लगभग डबल हो गया। मतलब इमेजिन कर सकते हो, मतलब कैसे यार, अभी कोविड-19 चल रहा है फिर भी इतना सारा हो गया, कैसे? अब बात करते हैं कैसे, ठीक है। तो कैसे देखो, मतलब ये 73% ज़्यादा है, ठीक है, प्रीवियस 12 मंथ से। हम पिछली साल की ही तो बात कर रहे हैं, तो उससे 73% ज़्यादा है। यू कैन इमेजिन 73%, ठीक है, 73% ज़्यादा है, ओके। तो अभी की बात है जो थर्सडे को रिलीज़ हुआ ना आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट अभी जो रिलीज़ किया गया आरबीआई के द्वारा, तो उसी में था, ठीक है। तो वहाँ क्या किया गया, 63%, ठीक है, 63% कॉन्ट्रैक्शन किया गया आरबीआई के द्वारा। मतलब एक्सपेंडिचर को, किसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया? एक्सपेंडिचर को, ठीक है। तो इसी के चलते जो है ये सरप्लस इतना आया। तो भाई तुम कहीं खर्च कर रहे हो यार, तुम्हारी इनकम ज़्यादा नहीं है और तुम पैसा बचाते हो, कुछ छोले कुलचे बाहर नहीं खाओगे कुछ दिन, या तो नॉन वेज को बंद कर देते हो, तो काफ़ी पैसे बच जाते हैं ना। उसी प्रकार ये गवर्नमेंट भी, मतलब आरबीआई ने भी ऐसे ही किया, एक्सपेंडिचर को कॉन्ट्रैक्ट किया और इस तरह से बूस्ट आया। और एफडीआई की तो इस बार बात करने लायक है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा इस बार, 10% लगभग का ग्रोथ हुआ है। यानी ग्रोथ की बात करूं तो डॉलर में 81 बिलियन डॉलर का, ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इतना ज़्यादा अभी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मेन तो इन्वेस्टर आपको पता है यूएस से हम लोगों का आता है, सिंगापुर से आता है, ठीक है, और मॉरिशस से भी आता है। तो ये सब से हम लोग का एफडीआई आया हुआ है। सो यही सब चीज़ें हैं जो कि आरबीआई के बारे अभी तक का रिपोर्ट है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे ही प्यार देते रहना।